साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में सन 2015 में यूपी पीएसएस के एग्जाम में जो आपका री एग्जामिनेशन हुआ था, आपको पता होगा कि 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ है। एक बार मार्च में हुआ, फिर एक बार जुलाई अगस्त में हुआ है। री एग्जामिनेशन क्यों हुआ है आप समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, ऐसी कुछ घटना आई थी। ठीक है, तो आइए तो हम 2015 में जो री एग्जाम हुआ है हम उसके बारे में पहले देखते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पायरोहीलियोमीटर पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो पायरोहीलियोमीटर है इसका जो उपयोग हम करते हैं वो किसके मापन में करते हैं, सनस्पॉट के, सोलर रेडिएशन के, हवा ताप के या पौधों के ताप के। थोड़ा सा दिमाग ले, कॉमन सेंस लगाइए आप। ठीक है, बाकी सब भूल जाइए। ये बताइए, क्या कोई इंसान हवा का ताप नाप सकता है? हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्या हमें पौधों के ताप मापने की आवश्यकता है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं, सनस्पॉट में और सोलर रेडिएशन में। सोलर है ये। ठीक है, ये बताइए हमारे दैनिक जीवन में क्या हमें सनस्पॉट का टेम्परेचर नापने की आवश्यकता नहीं है, तो बचता क्या, सोलर रेडिएशन। क्योंकि आपको पता है क्या सोलर रेडिएशन आ रही है, जिसको हम एल्बिडो भी बोलते हैं। जो आता है सोलर रेडिएशन उसकी एक मात्रा एल्बिडो होती है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। तो इसका अगर बिल्कुल आपको नहीं आता, आप कॉमन लॉजिक लगाते हो, आप समझ जाएंगे कि इससे हम क्या मापते होंगे, हम पायरोहीलियोमीटर से क्या नापते होंगे, हम सोलर रेडिएशन को नापते होंगे। बाकी सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम, सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी हम देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू, मतलब C मतलब ये सेंटीग्रेड है, C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आप जब रख के निकालेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप जब सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड की जब क्या रखेंगे आप, सॉरी जो फॉरेनहाइट है, फॉरेनहाइट की जब क्या रखेंगे आप, 98.4 फॉरेनहाइट रखेंगे। तो पूरी वैल्यू जो आप निकालेंगे, जो मैंने निकाला था, क्या आपका आएगा 36.89। कितना आएगा, 36.89 ये वाला आएगा। ठीक है, सपोज करिए आपको निकाला नहीं आता, फॉर्मूला आपको नहीं है, तो भी थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगाइए कि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 फॉरेनहाइट होता है, 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है, तो आपको पता हो 98.6 फॉरेनहाइट किसके इक्वल होता है, अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अबाउट 36, क्या कह सकते हैं, नियर अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। बताइए 37 के नजदीक की कौन सी वैल्यू इसमें है, 32 होगा नहीं, 40 होगा नहीं, इन दोनों में से देखना। तो नजदीक की वैल्यू क्या है, 36.8 आ रही है, इसी को आप ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। वैसे ये नहीं आता तब के लिए है, अदरवाइज फिर वो ऑप्शन हमारा हम सॉल्व करके लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? आपको पता है कि पानी पीने में कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 कैलोरी। ठीक है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहें, आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप बर्न कराते हैं तो आपको कह सकते हैं अबाउट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर आप प्रोटीन को बर्न कराते हैं तो आप कैसे, इसमें आपको 4.2 ही मिलती है। वही अगर आप फैट को बर्न कराते हैं, फैट को, तो इसमें आपका अबाउट 9.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसको याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में अबाउट 4, प्रोटीन में भी अबाउट 4 और फैट में अबाउट 9.2 या 9 कह सकते हैं कैलोरी एनर्जी मिलती है। और पानी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि आकाश का रंग नीला होता है। जो आकाश का रंग है वो किसके कारण नीला होता है? ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि जो आकाश का रंग नीला होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। मतलब ये है कि आपको पता है पूरे इन्वायरमेंट में जब सनलाइट नीचे आती है तो पूरे जो हमारे जिसमें सनलाइट है ये जो हमारे अर्थ पे आ रही है, तो यहाँ पे धूल के कण होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। धूल के कण उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो धूल के कण एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो केवल ब्लू कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और चूंकि ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए जो आकाश का कलर होता है वो नीला होता है। अदरवाइज अगर आकाश का पूरा, हाँ, आकाश का जो एक्चुअल कलर होता है, आसमान का एक्चुअल कलर क्या होता है, काला होता है। आकाश का एक्चुअल कलर क्या होता है, काला होता है। इसलिए आप रात में जब सनलाइट नहीं होती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि रात को क्या होता है, काला होता है। अगर वही नीला होता है तो भाई रात को नीला दिखाई देना चाहिए ना, नहीं ऐसा नहीं होता। होता है क्या है, जो धूल के कण होते हैं वो सारे के सारे सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो केवल ब्लू कलर की रेडिएशंस को ही वो इमिट करते हैं, या कह सकते हैं उसको प्रकीर्णित करते हैं। यही एक रीजन है कि आकाश का कलर जो हमें दिन में हमें वो नीला ही दिखाई देता है। और सन का एग्जैक्ट, सॉरी, स्काई का एग्जैक्ट कलर क्या होता है, वो ब्लैक होता है। क्या होता है, काला होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नैनो प्लग किससे संबंधित है? नैनो प्लग किससे संबंधित है? सपोज कर आपको नहीं आता, नैनो प्लग समझ कि छोटा, प्लग का मतलब समझ सकते हैं, प्लग का निकाल क्या क्या हो सकता है, छोटे रॉकेट लॉन्चर से, अच्छा, छोटे सुनने, एक छोटे सुनने के यंत्र से, ठीक है, एक छोटी बुलेट से। ये बताइए क्या हमारे दैनिक जीवन में बुलेट का कोई मतलब है यहाँ पे? नहीं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्लग से कोई मतलब नहीं है।
रॉकेट लॉन्चर से प्लग से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा हमारा क्या, एक छोटे सुनने के यंत्र से, क्योंकि दैनिक जीवन में क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं जिनका हमारे डे टू लाइफ में कोई ना कोई एग्जैक्ट यूज हो। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नैनो प्लग का यूज कहाँ होता है, एक छोटे सुनने के यंत्र से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों के दांत दिखाने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा प्रयुक्त दर्पण होता है, मतलब कौन सा वो, आपने देखा होगा कि जब दांत दिखाने आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब लोग होते हैं, वो इस टाइप का एक मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, लेंस है, इसकी हेल्प से वो देखते हैं कि भैया कि आपका जो सॉरी लेंस नहीं, वो दर्पण मिरर होता है, कि आपका दांत जो होता है वो बड़ा दिखाई दे उनको। तो याद रखिएगा कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन से यूज करते हैं, आपका कॉनकेव, जिसको हम क्या कहते हैं, अवतल, क्या यूज करते हैं वो, अवतल दर्पण का लेंस का यूज, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, ये रट्टा मार लिया, ठीक है, बहुत बार 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 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति, ठीक है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है। देखिए दो दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा, वैसे तीन चार है, दूर याद रखिए, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका मायोपिया होता है, मायोपिया को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें जो व्यक्ति होता है वो नजदीक की वस्तु को तो देख लेगा, ठीक है, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। याद रखिएगा, देखिए एक होता है मायोपिया और एक होता है एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, जो दूर दृष्टि दोष है। पहले आप एक से मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, मायोपिया जो होते हैं, जिन लोगों को नजदीक की वस्तु तो बहुत ध्यान से दिखती हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, नजदीक की वस्तु बहुत ध्यान से दिखती हैं, दूर की वस्तु नहीं दिखती हैं, तो उनको कहते हैं, उनको निकट दृष्टि दोष है। दिखता उनको भले पास का है, तो उनके रोग का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, मायोपिया बोलते हैं। और ठीक उल्टा हो जाएगा, जिनमें दूर दृष्टि दोष होगा वो दूर की चीजों को देख लेंगे, वो नीच की चीज, पास की चीजों को नहीं देख पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, कौन सा इसमें सेमी कंडक्टर है, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। मान लिए हल्का सा क्वेश्चन कैसे है भाई, प्लास्टिक, ये बताइए क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस ट्रांसफर करेगा, नहीं, ऑप्शन हटा दीजिए। क्या लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, अब बचता हमारे क्या है, एल्युमिनियम और जर्मेनियम। ठीक है, आपको पता है एल्युमिनियम होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, मतलब कह सकते हैं कि सिल्वर के बाद, चांदी के बाद, चांदी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, इसके बाद आपका एल्युमिनियम ही मेनली आता है, एल्युमिनियम कॉपर आता है। तो इन दोनों में ये बताइए, आपको पता है ये तो सबसे अच्छा कंडक्टर है, ये ऑप्शन होगा नहीं, बचा हमारा क्या, जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम, एक होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम और भी ऑप्शन देख लेते हैं, होता है सिलिकॉन, इसका सिंबल जी होता है, एटॉमिक नंबर 32 होता है। जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। हमारे जो भी नैनो चिप्स है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उनमें सबसे अधिक दो ही मेटल्स का यूज होता है, कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, जिसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट अयस्क है, ठीक है, मतलब जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है। आपको पता है जो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Al2O3.2s2o, Al2O3.2s2o। ये एल्युमिनियम आ गया है, अगर आपको सिंबल पता होता है इसका, एल्युमिनियम आ गया, तो किसका अयस्क है ये, एल्युमिनियम का। ठीक है, एक टर्म होता है एल्यूमिना, Al2O3, जो एल्यूमिना होता है वो भी एल्यूमिनियम का ही एक तरह से अयस्क होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। कांसा मिश्रित धातु है, जो कांसा, जिस मिश्रित धातु को बोलते हैं एलॉय, क्या बोलते हैं, एलॉय। जो कांसा है वो किसका एलॉय है, तो याद रखिए जो कांसा होता है वो तांबा और टिन का एलॉय होता है, किसका, तांबा और टिन का, जिसको कॉपर और टिन कह सकते हैं। कॉपर और टिन का एलॉय कौन होता है, कांसा होता है। ठीक है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। बहुत से आपको पता है कि कह सकते हैं कि बहुत सारी वेल्स होती हैं, जैसे ब्लू वेल्स होगी, स्पर्म वेल होगी, हम्प वेल हो गई। तो जो दांत वाली सबसे जो विशाल होती है वो स्पर्म वेल होती है। कौन सी होती है, स्पर्म वेल होती है, जो कि दांत वाली वेलों में सबसे विशाल होती है। याद रखिएगा स्पर्म वेल होती है वो बहुत ही खतरनाक भी होती है, और इसके जो कह सकते हैं कि अंडे वगैरह भी जो होते हैं, जो मछली जो अंडे देती है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दांत वाली वेल्स में जो सबसे कह सकते हैं कि जो विशालतम मछली है कौन सी है, हमारी स्पर्म वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशा होता है उसे पक्षघात, मतलब उसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, तो उसे पक्षघात हो गया है, लेप्रोसी नहीं, अरे
एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है इसका, पक्षघात की इंग्लिश से एग्जैक्ट नहीं याद आ रही, ठीक है। समझ में आ रहा है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लाजिया है, उसका मतलब क्या है? हाँ, उसका मतलब ये टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार। जैसे होता है ना, वन मतलब मोनो, टू मतलब डाई, थ्री का होता है ट्राई, इस तरह चार का मतलब होता है टेट्रा। हाँ, हिंदी में बोलते हैं लकवा, हिंदी में पक्षघात को हम लकवा बोलते हैं। और इंग्लिश में इंग्लिश में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़िए, अभी आ जाएगा। तो जो टेट्राप्लेजिया, जब टेट्राप्लेजिया, टेट्रा का मतलब क्या होगा? चार। तो ये बताइए किसमें इसमें चार दिख रहे हैं? केवल केवल बाएं, केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैर का। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? डी ऑप्शन कह रहा है दोनों हाथों का, दोनों पैरों का, मतलब ये चार इसमें दिख रहा है, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टेट्राप्लेजिया। ये पक्षघात बोलते हैं, ठीक है, शायद लकवा ही बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि शून्य पड़ जाता है, ठीक है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है? टेट्राप्लेजिया कहता है। नहीं याद है तो टेट्रा से याद रखिएगा, टेट्राप्लेजिया। जब चार दिखा रहा है तो समझिए चार किसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन लगा देंगे हम, ठीक है। ये कुछ एलिमिनेशन राउंड वाले सिस्टम है। आइए अगला हम देखते हैं, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। जो बासमती चावल के दाने होते हैं पकाने पर लंबे हो जाते हैं, उनमें किसकी बहुलता या कौन सा अमाउंट ज़्यादा होता है? तो याद देखिएगा, उसमें जो अमाइलेज है, अमाइलेज, ठीक है, देखते हो ना, बासमती चावल जब पकाते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, तो ये ड्यू टू द अमाइलेज, उसमें जो अमाइलेज होता है उसी के चलते चावल के दाने बासमती वाले क्या होते हैं? लंबे हो जाते हैं। इसी तरह पूछा जाता है, इसे रख के एक और क्वेश्चन, कि जो गेहूं में जो लसलसापन होता है, गेहूं के जब आटे बनाते हैं उसमें जो लसलसापन होता है, जिसके चलते वो गुथा रहता है एक दूसरे में, वो किस तरह होता है? तो एक टर्म होता है ग्लूटीन। क्या होता है? ग्लूटीन। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कि गेहूं में जो लसलसापन होता है उसमें जो जिलेटिनस की प्रॉपर्टी होती है, एक दूसरे को बांधने की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ड्यू टू द ग्लूटीन, वो ग्लूटीन के चलते होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर के अंदर लौह की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? आपको पता है कि बॉडी में अगर, ये तो सबको पता होगा, आपकी बॉडी में अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, कौन सा होता है? रक्तहीनता। वर्णांता तो होगी नहीं भाई, क्योंकि देखिए कैसे हम कोलेट करें। वर्णांता क्या होती है? ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। क्या है? जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक डिजीज है, जो एक पेरेंट से दूसरे उसके बच्चों फिर ऐसे मूव करती रहती है। रतौंधी क्या है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये तो होगा नहीं। तपेदिक, तपेदिक क्या है? इसको कैंसर, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है भाई? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब भाई ये तो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज, ये भी नहीं बचा हमारे, क्या? रक्तहीनता, मतलब इसमें ब्लड कम हो जाए। और ब्लड में आपको पता है, अगर ब्लड के बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, तो ये हिम जो होता है ये आयरन है हमारा, और ग्लोबुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन है, तो आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर बनता है। तो आप देख रहे हैं लोहे की कमी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है रक्तहीनता इसी से कोरिलेट करेगी, ठीक है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसके कारण बनती है? बनती है, देखिए किसके कारण बनती है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है ये। जो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है, दैट इज ड्यू टू द कैल्शियम ऑक्सलेट। आपने क्वेश्चन पिछले अभी 16-17 में भी आया था, इसको आप देख सकते हैं। दैट इज ड्यू टू द, क्या हो गया ये? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के चलते ही मानव शरीर में क्या होती है, मानव के गुर्दे में क्या होती है? पथरी बनती है, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि कोई मानव रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? जस्ट लाइक आपने देखा होगा हमारा कोरोना आया था, उसमें कोरोना नहीं था 15 में, ठीक है। तो जो ऐसा कोई मानव रोग जो थोड़े समय में ही बहुत तेज फैल जाए, तेजी से फैल जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा याद करिए। पैंडेमिक कहेंगे कि एपिडेमिक कहेंगे कि क्या कहेंगे? तो आपको उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। कोरोना भी क्या है? जैसे पैंडेमिक था, जो थोड़े समय में पूरे विश्व में फैल गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब कौन सा इसमें वाटर की प्रॉब्लम से होता है? आपको पता है जो कॉलरा है, हैजा बोलते हैं, ये वाटर में जब पानी में जब अशुद्धियां फैल जाती हैं तो आपका कॉलरा होता है। क्या होता है? पानी में जब अशुद्धियां फैल जाती है तो क्या होता है? कॉलरा होता है, इसको हैजा बोलते हैं। तो ये मलेरिया पता मच्छर की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम के चलते होता है, चेचक जो होता है ये भी वायरल डिजीज है। तपेदिक जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी इसी टाइप का है, ठीक है। और ये तपेदिक, ठीक है, सॉरी तपेदिक हैजा बोल रहा है जिस ट्यूबरकुलोसिस में, जो हैजा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके चलते होता है? जो पानी में जो अशुद्धियां होती है उसके चलते हैजा हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें से हम किसका प्रयोग करते हैं? आपको पता होगा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें प्लास्टिड, प्लाज्मिड, सॉरी दोनों सेम लिख दिए क्या? हाँ नहीं, हाँ, एक प्लास्टिड्स है और एक प्लाज्मिड है। तो आपको पता होगा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें प्लास्टिड नहीं प्लाज्मिड यूज होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड यूज होता है, और इसी से जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गन्स को बना के फिर एक न्यू न्यू कह सकते हैं कि आप जीन्स बनाए जाते हैं और न्यू न्यू डिस्कवरीज की जाती है। क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग किसका मेनली काम होता है? प्लाज्मिड का, नॉट प्लास्टिड। किसका यूज होता है? प्लाज्मिड्स का, ठीक है। आइए
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा तना है? ये तो फिक्स क्वेश्चन है, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, निम्न में से कौन सा तना है? ठीक है, जैसे हो गया हमारा अदरक, शलजम हो गया, अदरक हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। आपको पता होगा कि आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? तने के रूपांतरित रूप है। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अदरक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसमें Hg क्या क्या होता है? आपको पता है Hg किसका सिंबल होता है? मरकरी का सिंबल होता है। किसका होता है? मरकरी का सिंबल होता है। Hg किसका सिंबल होता है? मरकरी। इसको क्या कहते हैं? हम पारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? पारा कहते हैं। इससे संबंध, इसी संबंध का आपको पता है कि नॉर्मल जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है हमारा? 120/80। जो कि नॉर्मल रक्तचाप क्या होता है? 120/80 होता है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं हम? डायस्टोलिक कहते हैं। और रक्तचाप किस मशीन से नापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। किससे नापते हैं हम? स्फैग्नोमैनोमीटर। याद रखिएगा, स्फैग्नोमैनोमीटर से हम रक्तचाप को नापते हैं। और Hg का मतलब किससे? मरकरी। सबको पता है मरकरी कैसा एलिमेंट है? जो कि एलिमेंट साथ एक धातु भी है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? वो लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट कह रहा है, कुनैन सिनकोना पादप के किस प्राकृतिक भाग से, रूप नहीं भाग होना चाहिए, किस प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है या पाई जाती है? ठीक है, आपको पता होगा कि जो सिनकोना होती है वो पेड़ों की छाल से बनाई जाती है। और सिनकोना किसके? मलेरिया के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। ठीक है, तो किससे बनाई जाती है? छाल उसको निकाल के फिर उसको उबाल के पानी में बनाते हैं सिनकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि लौंग क्या है? आपको पता होगा लौंग जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है कि निम्न में से जो लौंग है इसका फंक्शन क्या है और लौंग का हम यूज कहाँ करते हैं? मतलब लौंग हम यूज करते हैं क्या? आपको पता होगा लौंग जो होती है सूखी हुई कलियां होती है। फूल दिया ऑप्शन में, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये सूखी हुई कलियां, क्योंकि कलियों से ही फूल बनता है। लौंग जो होती है सूखी हुई कलियां होती हैं। ठीक है, तो ये लौंग है। क्योंकि पत्तियां तो होंगी, खुद दिमाग लगा सकते हैं। जड़ की गांठ है, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा प्लांट होगा इसकी छोटी छोटी गांठ? ये भी नहीं होगा। तने की गांठ? ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा क्या? सूखे हुए फूल या यहाँ पे सूखी हुई कली ऑप्शन ज्यादा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? आपको पता होगा, हार्मोन हमने चैप्टर में पढ़ भी लिया है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिन। आपको पता है तीनों के तीनों हमने हार्मोन्स में मेल्स में ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो बच्चा हमारा क्या? साइटोकिन। तो याद है कि 3-4 हार्मोन्स है, जिसमें एक हमारा होता है एस्बेसिक एसिड होता है, एक ऑक्सीन होता है, एक जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइन होता है, इथिलीन होता है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा दिया, उसको भी आप देख लीजिएगा। मेनली 5 ही हार्मोन्स आते हैं प्लांट्स में, जिसमें आपका एस्बेसिक एसिड जो कि ग्रोथ को रोकने का काम करता है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, इथाइलिन है जो फलों को पकाने का काम करता है, और जिब्रेलिन है जो कि डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्य काम क्या है? आपको पता है जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम बहुत हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जाइलम का काम क्या है? ये जल के वहन के लिए, जो आपका पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम। और वही जब फ्लोएम बोला जाए, तो फ्लोएम का काम क्या है? फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। तो याद देखिएगा, फूड जो फ्लोएम होता है वो जो भी खाद्य पदार्थ उसमें बन जाते हैं, उसको पूरी बॉडी में जो फैलाने का काम करता है वो फ्लोएम करता है। और ठीक उल्टा कर दी, जाइलम का काम क्या होगा? पूरी बॉडी में ये जल को फैलाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारा अंतिम क्वेश्चन है ये, कि मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो आपको पता होगा कि हमारा जो तापक्रम है ना तो बढ़ता है ना घटता है, वो क्या होता है? वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो गर्मियों में बढ़ जाता है, कभी संभव भाई हमारा फिक्स है ना, अबाउट 36-37 कह सकते हैं, या कह सकते हैं 98.6 फॉरनाइट, ये तो फिक्स है ना। अभी हमें बुखार हो जाए बात दूसरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी का टेम्परेचर का 98.6 फॉरनाइट फिक्स है। तो अब इसमें होता क्या है? अब तो भाई गर्मी हो चाहे ठंडी हो, भाई हमारा टेम्परेचर तो फिक्स रहता है ना, तो ना तो जाड़ों में घटता है ना गर्मियों में बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और निश्चित सफलता के लिए इन क्वेश्चंस को आप देखते रहो, जल्दी रिवाइज करिए। अगर स्पीड धीमी लगती है तो स्पीड को आप 1.5 पे या 2 पे भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।